हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता जीआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा था, आज हम उसी सेशन में आज हम बात करेंगे प्रकाशिक तंतु तथा इंद्रधनुष की कि आखिरकार प्रकाशिक तंतु क्या है। तो प्रकाशिक तंतु के बारे में आपको बता दें कि जैसा कि चित्र में आपके सामने प्रदर्शित है कि एक केबल है और उसमें फाइबर की कई केबल डली हुई हैं, मतलब केबल के अंदर भी केबल है और उसमें कई छोटी छोटी पतली पतली डोरी सी आपको दिख रही होंगी। तो इसका माध्यम से संबंधित बहुत सारा प्रयोग होता है और संचार माध्यम में आजकल सबसे ज़्यादा इसी का यूज हो रहा है, क्योंकि ये सिग्नलों को बहुत स्पीड से जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। दूरसंचार विभाग में और जो टीवी चैनल हैं, जो छतरी से हमारे कनेक्ट हैं, जो हमारी सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हैं, वो उनमें आपके इस प्रकाशिक तंतु का प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा। तो चलिए बात करते हैं कि प्रकाशिक तंतु है क्या वास्तव में। तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जा सकता है। क्योंकि प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश के रूप में ही हम सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाशिक तंतु की मदद से पहुंचाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु का जो केंद्रीय भाग होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा बीच का, ठीक है, बीच का जो भाग होता है कि कांच या प्लास्टिक या क्वार्टेज का बना होता है और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जैसे कि चित्र में दिख रही हैं, लाइनों के द्वारा ऊपर के पृष्ठ में टकरा रही हैं, फिर नीचे के पृष्ठ में टकरा रही हैं। इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता हुआ सिग्नल निकलते हैं। तो प्रकाशिक तंतु का जो केंद्रीय भाग होता है कांच या क्वार्टेज या प्लास्टिक का रबड़ का बना होता है, जो 10⁻⁻⁴ मीटर लंबाई का लंबा पतला पाइप सा होता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं। इसके चारों ओर एक कम अपवर्तनांक का, जिसमें n बराबर 1.5 कह सकते हैं, वाले पदार्थ की पतली परत होती है, जिसे अधिपट्टन या क्लेडिंग कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर प्लास्टिक का एक आवरण होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, क्योंकि जो भी हमारी केबल होती है, डोरी होती है, तो जो तार आता है उसके चारों ओर रबड़ की पट्टी चढ़ी होती है। तो जब प्रकाश प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से क्रोड में प्रवेश करता है और क्रोड और क्लोडिंग के अंतःपृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है, तो प्रकाश क्रोड में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और एक क्रिया बार बार होती रहती है, जिससे प्रकाश क्रोड में बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश की चाल से आगे बढ़ता रहता है और सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता रहता है। और इसका उपयोग आजकल दूर संचार व्यवस्था में वैद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में बदलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और जो हमारे चिकित्सीय उपकरण है, जिसमें हमारी आंतरिक जो संरचना की जांच होती है, उसमें भी इसका उपयोग होता है, जो हमारी आंतरिक संरचना की दूरबीन से जांच की जाती है। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक तंतु के बारे में, हमारी बात हो गई है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। अक्सर आप लोगों ने बरसात के बाद इंद्रधनुष आकाश में देखा होगा। तो इंद्रधनुष बनता कैसे है, इसकी बात करते हैं। जैसे कि वर्ण विक्षेपण की क्रिया में हमने पढ़ा है कि प्रिज्म के जब दोनों पृष्ठों से होकर प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी तरह से
हमारी पानी की भी बूंदें एक प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, क्योंकि बूंद गोल होती है। बूंद के एक तरफ का एक पृष्ठ हो गया जहां से प्रवेश कर रहा है प्रकाश, और दूसरी तरफ का दूसरा पृष्ठ हो गया, मतलब प्रिज्म की तरह दो पृष्ठ हो गए उसमें। और जब बरसात खत्म होने के बाद, क्योंकि वातावरण में नमी आ जाती है, पानी की जो बूंदें होती हैं वो वायु के कणों पर संघनित हो जाती हैं, और जब बादल में जब बूंदें संघनित हो जाती हैं और फिर धूप निकलती है बारिश होने के बाद, तो वो बारिश की जो बूंदें होती हैं जो धूल के कणों पर संघनित होती हैं, और उनसे होकर जब प्रकाश गुजरता है तो वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, और जब प्रकाश उससे गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और आकाश में हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं कि इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सूर्य की प्रकाश की किरणें जब जल की बूंदों से होकर गुजरती हैं तो वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, और बूंद से एक बार जब अपवर्तन होता है तो वो है इंद्रधनुष के रूप में 7 रंगों में विक्षेपित होकर निकलता है, और इसमें हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में केवल एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन होता है, इसलिए इस प्राथमिक इंद्रधनुष में जो आंतरिक चाप होता है, आपके चित्र में दिख रहा होगा जो प्राथमिक इंद्रधनुष का, कि आंतरिक जो चाप होता है वो आपका बैंगनी रंग का, और जो बाहरी चाप होता है वो लाल रंग का होता है। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसकी बात करते हैं, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन 2 बार होता है, और 2 बार होने के बाद हमारी आंखों पर संकेत आता है, जिससे हमें इसमें जो आंतरिक चाप होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है, और जो बाहरी चाप होता है वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। मतलब चाप का अंतर है, रंगों का क्रम उल्टा हो जाता है, बस इतना अंतर है। तो इस तरीके से ये आपका इंद्रधनुष भी 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो आई होप हमारा ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंटरमीडिएट की तैयारी हमारे साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।